सच छुपने नहीं देंगे। हाफिज गुलाम सरवर और आप देख रहे हैं देश की सच्चाई। आज दिल्ली, देश की राजधानी दिल्ली के एक मस्जिद, इंद्रलोक की जामा मस्जिद, जुमा की नमाज हो रही थी और अचानक, जो अमूमन आप देखते होंगे कि जुमा की नमाज अक्सर मस्जिद के बाहर भी जो जगह होती है, यानी कि सड़क पर, उस पर कुछ लोग नमाज पढ़ते हैं जो कि 10 मिनट का वक्फा लगता है। अचानक इंद्रलोक चौकी इंचार्ज आते हैं दल बल के साथ और नमाजी जो नमाज पढ़ रहे होते हैं उनके पीठ पर, या अपशब्दों में अगर कहें तो चूतर पर, बाज़ाब्ता लात मारते हैं और उन्हें मुंह के बल गिराते हैं और फिर हाथ भी चलाते हैं और उसके बाद उसे हटाने की कोशिश करते हैं और अचानक फिर बवाल होता है, घेराव होता है, धरने प्रदर्शन होते हैं। और इस वक्त यह खबर आ रही है कि डीसीपी ने तत्काल प्रभाव से चौकी इंचार्ज को सस्पेंड कर दिया है, लेकिन मौके पर अभी भी भीड़ मौजूद है, सामाजिक कार्यकर्ता पहुंच रहे हैं लगातार। दरअसल इसके पीछे की क्या कहानी है, क्यों इस तरह की हरकत चौकी इंचार्ज मनोज तोमर ने की, इसी सवाल को जानने के लिए देश के माने जाने सामाजिक कार्यकर्ता भूपेंद्र रावत जी से मैं बात कर रहा हूं। रावत जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका समय निकालने के लिए। सबसे पहले शुक्रिया आपका भी कि आपने मुझे बात करने का अवसर दिया। जी रावत जी, सीधा सा सवाल है, आपको क्या लगता है इस तरह की हरकत आखिर क्यों की गई? हरकत नहीं है ये मेरी दृष्टि में ये हरकत तो बहुत छोटी मोटी बात होती है। असल में हमारे देश को इस वक्त दंगे की आग में झोंकने का काम सब इंस्पेक्टर मनोज तोमर कर रहा था। ये जो आप कह रहे हैं ये हरकत नहीं है, और मैं इसके लिए इंद्रलोक में तमाम जो वहां पर नवाजी थे, जो युवा थे, जिन सब लोगों ने धैर्य बना करके रखा, मैं पूरे देश की 142 करोड़ आबादी की तरफ से उनका शुक्रिया अदा करता हूं। उन्होंने जो हमारे देश के मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से अवैध धन वसूली का जो घोटाला सुप्रीम कोर्ट ने उजागर किया, एक, और दूसरी तरफ जो उनकी जन्म भूमि गुजरात में राहुल गांधी की यात्रा में जो उमड़ रहा है जनसैलाब, इन दोनों से ध्यान भटकाने के लिए नरेंद्र मोदी के इशारे पर अमित शाह ने मनोज तोमर को स्पेशल ही वहां तैनात कराया इंद्रलोक में। मैं ये बात दावे के साथ में इसलिए कह रहा हूं कि इंद्रलोक के साथ लगा हुआ लॉरेंस रोड, जो अब केशवपुरम के नाम से जाना जाता है, मैं बहुत लंबे वर्षों वर्ष तक मैं वहां रहा हूं और मैं उस मस्जिद में नमाज अदा करने वाले मेरे कई मित्र भी थे। फोन नंबर इस समय मिस हो गया मेरे से। तो जो मैं ये कहना चाहता हूं दावे के साथ में कि नमाज वहां पर निरंतर दशकों से, मैं दशकों की बात क्या कहूंगा, जब से मस्जिद का निर्माण हुआ और नमाज की अदा की परंपरा शुरू हुई, अब संख्या बल जितना बढ़ता गया, सड़क पर नमाज बदस्तूर जारी रही। वो 10-12-15 मिनट का मसला होता है। एक बात आप समझिए, ना तो नमाज अदा करने की परंपरा पहली बार शुरू हुई, ना मनोज तोमर पहली बार पुलिस में भर्ती हुआ। मनोज तोमर भी दशकों से दिल्ली पुलिस में है और दशकों से नमाज अदा होती आ रही है, लेकिन इसके टाइमिंग को आप देखिए, टाइमिंग बड़ा जबरदस्त है। हमारे देश के मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ जी के अध्यक्षता में संवैधानिक बेंच ने एक बड़ा आदेश दिया भारत में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को कि आप ये बताओ, जो इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से किस किसने कब कब किसको कितना धन दिया, ये पूरी सूची आप चुनाव आयोग को सुपुर्द करें। और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के जो अधिकारी है, उनके शरीर पे इतनी मोटी चर्बी चढ़ चुकी है इस मोदी राज में कि उन्होंने संवैधानिक बेंच के आदेश की अवहेलना कर दी। अवमानना का मामला, अवमानना के मामले में मेरा व्यक्तिगत तौर पर मैं यह मानता हूं कि चंद्रचूड़ जी की अध्यक्षता वाली बेंच को स्टेट बैंक के उन अधिकारियों को अवमानना के मामले में सोमवार को सुनवाई के वक्त गिरफ्तार करके जेल में डलवा देना चाहिए। तो एक 3 संदेश बड़े साफ दिए गए हैं मोदी सरकार से। एक, नरेंद्र मोदी की सरकार ने यह संदेश दिया कि देखो, भले ही मैं असंवैधानिक तरीके से
हमारे देश में 2017 में आयकर कानून को, जो सुप्रीम कोर्ट में सिद्ध हो चुका है कि आयकर कानून में असंवैधानिक तरीके से बदलाव किया गया। हमारे देश में 2017 में जनप्रतिनिधित्व कानून में असंवैधानिक तरीके से बदलाव कर दिया गया। हमारे देश में सूचना के अधिकार के तहत जानने का हक, हमारे देश का मतदाता आपको वोट देगा और वोट देने के बाद आप नोट किससे ले रहे, इस जानने के हक से उसको वंचित रखने का जो षड्यंत्र किया गया, उस पूरे षड्यंत्र में भी हम ये मानते हैं कि उससे पर्दा डालने का जो षड्यंत्र किया गया। और चौथी महत्वपूर्ण बात ये कि भारत में मोदी सरकार ने न केवल इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से अवैध वसूली कर रही है, बल्कि अवैध वसूली के लिए हमारे देश के व्यापारियों और उद्यमियों के घरों पर ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स के और एनसीबी के गुंडे बन करके अवैध वसूली करने जा रहे हैं। उनके नोटिस के बाद, उनके गिरफ्तारी के बाद, उनकी छापेमारी के बाद नरेंद्र मोदी की वसूली बढ़ी है। और तीसरी महत्वपूर्ण बात मैं ये कहना चाहता हूं आपके माध्यम से कि न केवल वसूली बढ़ी है, 15 दिन के अंदर अंदर यदि राजनीतिक दलों ने इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से मिले धन को अपने खाते में जमा करा दिया तो ठीक है, 16वें दिन वह पैसा पीएम केयर्स में चला आता है। पीएम केयर्स कौन है? जो हमारे देश में कोरोना काल में 24 तारीख को 24 मार्च 2020 का जिक्र करता हूं, जब हमारे देश के एक तथाकथित महामानव ने ताली बजा करके, ताला लगा करके 10 करोड़ लोगों की रोजी रोटी छीन ली थी। आप सब जानते हैं कि किस तरीके से पैदल चलते हुए मासूम बच्चों के पैरों से खून टपक रहा था, लोग गाड़ियों से कुचल के मरे, लोग रेल से कट के मरे, और महिलाओं ने खुले आसमान के नीचे पैरों से खून टपक रहा था, बच्चे। और पीएम केयर का 28 मार्च को गठन किया गया था और 2021 में दिल्ली हाई कोर्ट में कहा गया कि यह सरकार का नहीं है, पीएम केयर प्रधानमंत्री का है। तो मैं आपके सामने जोड़ना चाह रहा हूं, इलेक्टोरल बॉन्ड में असंवैधानिक तरीके से धन वसूल करके, और अगर पार्टी में नहीं गया तो वह फिर नरेंद्र मोदी के निजी एक संगठन पीएम केयर्स में चला जाएगा। इस पूरे मसले के जो घोटाला है, उस घोटाले से अपने अंध भक्तों को यह संदेश दिया कि मैं महा घोटालेबाज तो हूं, मैं बहुत बड़ा असंवैधानिक काम करने वाला हूं, लेकिन देखो मेरे शासन में मेरा एक गुर्गा दिल्ली पुलिस की वर्दी में तैनात, वह नमाज अदा करते वक्त जब वो सजदा कर रहा हो तो उसके पिछवाड़े पे लात मार सकता है। मैं ये देश में करोड़ों करोड़ तमाम हमारे सब मैं कहता हूं हर उस व्यक्ति को जिसकी ईश्वर खुदा रब गॉड में आस्था है, उसे बहुत दुख अफसोस हुआ। लेकिन मैं ये दावे के साथ मैं कह सकता हूं कि पूरे संसार में नरेंद्र मोदी ने एक अपने महा घोटाले पर पर्दा डालने के लिए, और दूसरा मैं कोई व्यक्तिगत तौर पर नहीं, दूसरा है कि राहुल गांधी की जो अपार जनसैलाब उमड़ रहा है, और तब इन्होंने गोदी मीडिया को तो पहले से ही इस घोटाले से भी और राहुल गांधी की यात्रा को कवर करने से दूर रखा हुआ है। लेकिन सोशल मीडिया के माध्यम से जो दोनों चीजें, एक तो हम सब आप मिल करके इलेक्टोरल घोटाले का मामले को उठाने के, और दूसरा राहुल गांधी की यात्रा को भी लोग दिखाने का काम करते, इनसे ध्यान भटकाने के लिए योजनाबद्ध तरीके से प्रमोद तोमर को, जो पुलिस की वर्दी में आरएसएस भाजपा का गुंडा है, उसको वहां भेजा। और मैं एक बात आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, उस पर देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए और उसे जेल में डाला जाना चाहिए। पहली बार नहीं है, तो सीएए के खिलाफ जो आंदोलन चल रहा था, गुलाम सरवर भाई, उस समय भी दिल्ली पुलिस की वर्दी में जो गुंडे थे जिन्होंने 5 लड़कों को घेर करके राष्ट्रीय गान गाने के लिए विवश किया था, उनमें से एक की हत्या कर दी गई। मैं तो हैरान हूं, अदालत मामले की सुनवाई कर रही है, दिल्ली पुलिस कह रही है कि हम उन्हें वर्दीधारी उन गुंडों को नहीं ढूंढ पा रहे हैं जिन्होंने 5 लोगों को बेरहमी से मारा था, जिनमें एक की हत्या कर दी गई। तब मैं ये कहना चाहता हूं, लोग कहते हैं मोदी है तो मुमकिन है, मैं भी मानता हूं मोदी का है तो मुमकिन है। संविधान की बेंच के फैसले को स्टेट बैंक का अधिकारी धत्ता बता सकता है। राष्ट्रीय गान गाने के नाम पर वर्दीधारी गुंडे पीट पीट करके एक की जान लेने, और लाचार कोर्ट ये कहता रहे कि भैया उसके नाम तो बता दो जो गुंडे हत्यारे थे। ये मोदी है तो मुमकिन है, ये स्थिति है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है, ये षड्यंत्र है राहुल गांधी की यात्रा से। एक सवाल ये है कि 140 करोड़ का परिवार रख का दावा करने वाले प्रधानमंत्री, क्या ये इंद्रलोक के नमाजी उनके परिवार से बाहर के लोग हैं क्या?
नहीं, 140 करोड़ के लोग नरेंद्र मोदी के परिवारजन नहीं है। नरेंद्र मोदी के परिजन है हमारे देश की पहलवान बेटियों का यौन शोषण करने वाला ब्रजभूषण शरण सिंह। हमारे देश में नरेंद्र मोदी का परिजन है वहां मनोज तोमर, वर्दीधारी गुंडा, जिसे नवाजी सजदा करते वाले जो सजदा कर रहे थे उनके पिछवाड़े पर लात मारा। नरेंद्र मोदी के परिवार के सदस्य हैं अंकिता भंडारी की हत्या करवाने वाला वह वीआईपी जिसके लिए उसे परोसा जाना था, उसने आपत्ति की थी। नरेंद्र मोदी के परिजन है वो लोग जिन बिल्किस बानो के साथ में उसके परिजनों की हत्या करके जिन्हें बाहर निकाला गया था, 11 दंगाई बलात्कारी हत्यारे और देशद्रोहियों को जिनका जश्न के स्वागत किया गया था। नरेंद्र मोदी के परिजन है कठवा की वह मासूम 8 साल की आसिफा जिसके हत्या अपहरण और बलात्कारियों को बचाने के लिए इनके लाल सिंह और दो उसके साथ एक और मंत्री जिन्होंने तिरंगा यात्रा निकाली थी। इस नरेंद्र मोदी के परिजन मैं आपको बताना चाहता हूं 2012 में जो किरण नेगी थी जिसके प्राइवेट पार्ट में बोतल घुसाई गई थी, जिस पर गाड़ी में रखे हुए पेशकश तमाम चाबियों से पीटा मारा गया था, जिसको सिगरेट से दागा गया था और बर्बर से बर्बर अवस्था में फरवरी 2014 में जिसको फांसी की सजा तीनों को हो गई थी। मैं रवि, विनोद और राहुल का जिक्र कर रहा हूं। उन्हें बाइज्जत 2022 में मोदी राज में बरी कर दिया गया। नरेंद्र मोदी के परिजन वो राहुल, वह विनोद और वह बर्बर करने वाले वो दरिंदे किरण नेगी के दरिंदे थे। राहुल, मैं आपको बताता हूं नरेंद्र मोदी का परिजन वो है जो 17 साल की उन्नाव की बेटी के साथ में सब दुष्कर्म करने के बाद जिसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती उस बेटी को 2018 में योगी आदित्यनाथ के आवास पर आत्मदाह करने का प्रयास करना पड़ा था। और तब देखिए उसके पिता की हत्या कर दी गई थी, गाड़ी चढ़ा करके उसको उसके वकील को अधमरा कर दिया, उसके चाची और मौसी की हत्या कर दी गई थी। तो वह जो हत्यारा था, वो जो बलात्कारी था, अपहरणकर्ता था, जिसको बाद में सजा हुई सुप्रीम कोर्ट से 25 लाख का जुर्माना हुआ, मैं बात कर रहा हूं कुलदीप सेंगर का, वह है मोदी का परिजन। मोदी के परिजन वो है जिन्होंने जामिया पर हमला किया, बढ़ती के आदि गुंडों ने, जिन्होंने मास्क लगाकर जेएनयू पे हमला किया, जिन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में हमला किया, जिन्होंने 2016 का जिक्र में इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्रों को बेरहमी से पीटा, वो है उसके परिजन। वो है उसके परिजन जो देश में ध्यान भटकाने के लिए मॉब लिंचिंग करते हैं। देखिए नवाजी पर भी लात मारा, ऐसा पहली बार नहीं है कि ये पहली बार मनोज तोमर पुलिस में गया हो। इसका रिकॉर्ड आप उठा करके देखिए, इसके पास की ताकत नहीं है। बिना रंगा बिल्ला के आदेश के, बिना मोदी और अमित शाह के बगैर इजाजत के इसके पास की ताकत है कि नवाजियों को टच भी कर लेता, लेकिन उसने लात मारा है। और मैं हैरान हूं, लोग कह रहे हैं कि साफ सड़क पर नमाज अदा कर रहे थे। अरे मैं आपको बताता हूं, जब कावड़ यात्रा निकलती है हमारे भारत में तमाम सड़कें जाम रहती है। कभी किसी मुसलमान, ईसाई, सिख ने किसी ने ये नहीं कहा कि सड़कें ब्लॉक क्यों है। और आप समझे 10 मिनट के लिए नमाज अदा हो रही हो तो वहां आफत आ रही है। और बिना नमाज के भी मैं दिल्ली की सड़कों को जाम, लोग सांप की तरह रेंगते हुए चलने के लिए विवश होते हैं, चलने के लिए जगह नहीं मिलती है। अरे कोई एक स्थिति है। तब हम ये कहना चाहते हैं कि आखिरकार ये सोचना पड़ेगा, आप मुसलमान देश में मंदिर का उद्घाटन करने जाते हो, उसकी भी क्रोनोलॉजी का हिस्सा है। मैं दावे के साथ मैं कह सकता हूं उसकी भी क्रोनोलॉजी ये थी क्योंकि इलेक्टोरल बॉन्ड की पोल खोल होने वाली थी। और ये सब का मामला है। मैं आपके माध्यम से कहूं कि जजों के पर भी निगरानी में है। क्या कारण है हमारे देश में नवंबर में 2 नवंबर को फैसला आ गया था इलेक्टोरल बॉन्ड का, लेकिन यह फैसला सुनाया जाएगा 15 फरवरी को। यह जानकारी रंग और बिल्ला तक इसलिए पहुंची थी क्योंकि उनको जानकारी थी। उसके बीच में आप देखो 13, 14, 15 की क्रोनोलॉजी हो, चाहे मंदिर का उद्घाटन का हो, चाहे ये वो सब करने की बात हो। इसी तरीके से मैं कहना चाहता हूं कि अभी 6 तारीख को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक हमारे देश के अंदर किसने पैसा दिया, किसने इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदकर किस पार्टी को जमा कराया, और इसकी निगरानी का मैं सरवर गुलाम सरवर भाई आपके साथ दर्शकों से साफ कहना चाहता क्या है। 15 चुनाव के बाद कर देंगे। एक मिनट, अगर 15 दिन के अंदर अंदर आपने इलेक्टोरल बॉन्ड को कैश नहीं कराया तो 16वें दिन वही स्टेट बैंक उस पर निगरानी रखता है कि वो कहां कहां जा रहा है। 16वें दिन वह स्टेट बैंक उस पैसे को पीएम केयर्स के नाम पर, जो नरेंद्र मोदी का अपना संगठन का खाता है, जहां हमारे देश में चीन की कंपनी पेटीएम का भी और पाकिस्तानी दाऊद इब्राहिम का भी पैसा लगा हुआ है। आखिरी सवाल मैं समझ गया, दर्शक भी समझ गए। आखिरी सवाल, तो क्या इन तमाम घोटालों पर पर्दा डालने के लिए
आने वाले दिनों में भी दंगे कराने की योजना है क्या, आपका ये कहना है? बिल्कुल, मैं आपको बताता हूं, जिस समय राम मंदिर के उद्घाटन का मसला था, भाजपा बहुत परेशान है कि हमारे देश में दंगा क्यों नहीं हुआ। तो आपने देखा हो कि योगी आदित्यनाथ का एक राइट हैंड रह चुका व्यक्ति अपने 2 गुर्गों से मुसलमानों के नाम पर अपने योगी की हत्या कराने और मंदिर को तोड़वाने की बात करता है। उनके घर पर बुलडोजर नहीं चला। अगर बुलडोजर सुनिए, मैं कह रहा हूं, अगर योगी का बुलडोजर का डीजल खत्म हो गया तो मैं देने के लिए तैयार हूं। योगी का ड्राइवर अगर बुलडोजर वाला मर गया हो तो मैं नया लाने के लिए तैयार हूं। योगी की औकात अगर नया बुलडोजर की ना हो तो हम बुलडोजर के लिए तैयार है, पर उनके घर पे कहीं नहीं बुलडोजर चल रहा। मैं फिर कहना चाहता हूं कि 2024 के चुनाव में इस देश के अंदर आप समझना पड़ेगा, बेरोजगारी का अंबार है, महंगाई की लूट पारंपार है हमारे देश पे। जो कह रहा था मैं लाल आंख दिखाऊंगा चीन को, आपको मालूम है कि आज अरुणाचल, मोदी के अरुणाचल में 60 किलोमीटर अंदर चीन ने कब्जा कर दिया। एनडीटीवी ने दिखाया था डोकलाम से लेकर लद्दाख तक 20,000 वर्ग किलोमीटर में चीन ने कब्जा कर लिया। लाल आंख दिखाने की औकात तुम्हारी नहीं है। देश को महंगाई में दुगुन दिया, देश पर अब बेरोजगारी का अंबार लगा दिया। देश में बेटियां, जब आप पहलवान बेटियों को न्याय नहीं दे सकते, किसानों के आप हत्या करवा रहे। और फिर मैं कहना चाहता हूं, आप ट्रैक रिकॉर्ड आपको देखना चाहिए नरेंद्र मोदी का। एक बात मैं आपके गुलाब शर्मा भाई, एक बात और कहना चाहता हूं, आपके दर्शकों को थोड़ा बड़ी बात होगी। हमारे देश के पश्चिम बंगाल में संदेश खाली में नरेंद्र मोदी गए, संदेश खाली का जिक्र है। वहां पर शाहजहां शेख और कुछ उसके सहयोगियों ने लोगों से जमीनें सस्ती कीमत पे ले रखी है, एक बात। दूसरी बात है कि कुछ महिलाओं ने यौन शोषण का आरोप लगाया था। शाहजहां शेख के साथ में 4 लोग जिन पर शिकायत है वो जेल चले गए। नरेंद्र मोदी ने वहां पर कहा कि शर्म आनी चाहिए। मैं भी कहता हूं कि शर्म आनी चाहिए कि रणनीति के साथ बरामद करने वाले दरिंदों को तुमने रिहा करवाया 2022 में, जिन्हें 2012-14 में फांसी की सजा हो गई थी। शर्म आनी चाहिए नरेंद्र मोदी। गुजरात के विधानसभा चुनाव को कराने के लिए तुमने सुप्रीम कोर्ट में धोखा देकर के, धोखे से बिल्किस बानो के हत्यारे बर्बर का दरिंदों को, 11 दरिंदों को रिहा कराया। गुजरात का चुनाव जीतने के लिए तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम्हें शर्म आनी चाहिए कि तुम्हारी पार्टी के 2 मंत्रियों ने तिरंगा यात्रा निकाली थी अपहरणकर्ता बलात्कारियों के पक्ष में। मैं कठुआ के बासु की बात कर रहा हूं। शर्म आनी चाहिए तुमको नरेंद्र मोदी कि तुमने एक वीआईपी को बचाने के लिए अंकिता भंडारी की हत्या करवा दी ताकि तुम्हारे वीआईपी का नाम उजागर ना हो। शर्म आनी चाहिए नरेंद्र मोदी कि तुमने हमारे देश में हाथरस में एक वाल्मीकि की बेटी के शव को ठिकाने लगा दिया ताकि उसको न्याय न मिल सके पूरी तरीके से। शर्म आनी चाहिए नरेंद्र मोदी तुमको कि तुमने 17 साल की जो उन्नाव की बेटी थी उसका यौन शोषण करने वाले अपहरणकर्ता को बचाने के लिए उसके परिवार को तक तुमने बर्बाद डाला। शर्म आनी चाहिए नरेंद्र मोदी तुमको कि तुमने राजधानी दिल्ली में नवाज अदा करने, तुम्हारे पैदा होने से पहले नवाजें होती रही है, सद्य होते रहे, नवाज अदा करने वाले को बटीधारी अपने गुंडे से उनके पिछवाड़े पर लात मरवाया। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तू मरना चाहे चुल्लू भर पानी में, यह आदमी तो गहरे पानी में जाके नहीं मरा। मैं तो हैरान हूं, पर चुल्लू भर पानी में ऐसे व्यक्ति को आत्महत्या करनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।